यह 7 फेर वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है जिसका रिवीजन करने वाले हम। ओपनहाइमर यह परमाणु बम के जनक है और अभी इस वर्ष 96वें क्रम के जो ऑस्कर अवार्ड है यह भी ओपनहाइमर फिल्म को मिला है, क्योंकि ये परमाणु बम के जनक थे ओपनहाइमर, इनके ऊपर यह फिल्म बनाई गई थी। परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर कार्य करता है और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर कार्य करता है। WWW टिम बर्नर्स-ली इसके जनक है, WW वर्ल्ड वाइड वेब के। पीएच स्केल का विकास किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो हम अम्ल और क्षार का जो करते हैं निर्धारण, वो पीएच स्केल के मापन के द्वारा ही होता है, अम्ल और क्षार का निर्धारण। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पीएच स्केल का निर्माण किया गया। रोंटजन इनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, इसलिए इन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार रोंटजन को मिला था 1901 में। जेम्स चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और इन पर ऋणावशित होता है। रदरफोर्ड इनके द्वारा नाभिक की खोज की गई थी और बताया गया था कि नाभिक धनावेश होता है, यह भी रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन इनके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी और इस पर धनावेश होता है प्रोटॉन पर। ल्यूवेनहाक इनके द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी और जीवाणु की खोज भी, बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी। डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था परमाणु सिद्धांत। अब हम कुछ दिवस देखते हैं और कब मनाते हैं, कौन सा दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है और चंद्रयान थर्ड ने इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, इसलिए यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें रोवर कौन था? तो प्रज्ञान रोवर था और लैंडर का नाम विक्रम था। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को यह लॉन्च किया गया था और 14 जुलाई को ही वास्टिल डे परेड होती है। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस है। तो 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है और इनके नाम पर ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी नाम रखा गया है। तो वह खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए और 1990-91 में प्रारंभ हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वह, और पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया है हमने? तो हाथी को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया है। और हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1992 में प्रारंभ हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में प्रारंभ हुआ था। ये आपको पता होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, उत्तराखंड से, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। और जो लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। और 9 अगस्त 1925 को एक कांकोरी ट्रेन एक्शन भी हुआ था, अर्थात जो कांकोरी में ट्रेन लूटी गई थी वो कांकोरी ट्रेन नाम एक्शन से हुआ था। तो 9 अगस्त को इसके 100 साल पूरे हुए अभी 2024 में कांकोरी ट्रेन एक्शन के। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को ही हमने 7 अगस्त 1905 को ही हमने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, इसलिए 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और टाइगर स्टेट का दर्जा किसे प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है भारत में। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस क्यों मनाते हैं? इसी दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, और 2010 में इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग में समझौता हुआ था बाघों के संरक्षण के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? रूस में, और बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर समझौता होता है। 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। 22 जुलाई को ध्वज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमने 22 जुलाई 1947 को ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और इसके डिजाइनकार कौन थे? तो पिंगली वेंकैया जी डिजाइनकार थे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के। ये कुछ संस्थाओं को याद करने की ट्रिक है एक तरह से। आप यहाँ देख सकते हो, बीरबल साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, बीरबल साहनी, जो लखनऊ में रहते थे। उनको गन्ने में विष मिलाकर दे दिया तो फिर उन्हें औषधि लेनी पड़ी। तो
तो जिससे आप याद रख सकते हो केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र और बीबर साहनी जो संग्रहालय है, बीरबल साहनी जो केंद्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान केंद्र, औषधीय अनुसंधान केंद्र और बीरबल साहनी जो संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में विश्व विज्ञान, केंद्रीय विश्व विज्ञान, केंद्रीय औषधीय विज्ञान, उपोष्ण बागवानी, बीरबल साहनी और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कानपुर में चीनी अनुसंधान संस्थान है, वस्त्र अनुसंधान संस्थान और दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। इज्जतनगर बरेली में आता है, इज्जतनगर, यहाँ पर पशु अनुसंधान संस्थान है और पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ है? बरेली में, इज्जतनगर में। अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में वेजिटेबल और हैंडलूम का कहाँ पर मुख्यालय है? तो यह वाराणसी में है। जनगणना भारत में पहली बार कब होती है? 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के काल में। और दशकीय आधार पर कब प्रारंभ होती है? 1881 में प्रारंभ होती है। दशकीय या वैज्ञानिक आधार पर भारत में जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से। लॉर्ड मेयो ही वह वायसराय थे भारत के जिनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी। इन्हें अंडमान निकोबार में एक पठान के द्वारा मार दिया गया था, लॉर्ड मेयो को। अभी हमारी 2011 में जो गणना हुई है वह 15वें क्रम की जनगणना थी और इसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली साहब थे, जनगणना आयुक्त हमारे। और हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य इसकी टैगलाइन थी जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके लिए। रिपन की अगर बात करें, रिपन के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं, तो स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुला प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो यह भी रिपन के द्वारा किया गया था। वर्नाकुला प्रेस एक्ट को समाप्त। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? रिपन के समय हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो न्यायाधीश होते थे, एक तो भारतीय न्यायाधीश भी होते थे और जो यूरोपीय न्यायाधीश भी होते थे। तो इल्बर्ट बिल विवाद के तहत जो अंग्रेज होते थे, जो यूरोपीय थे, उनके मुकदमे भारतीय जो न्यायाधीश है यह नहीं सुन सकते थे। लेकिन जब ये इल्बर्ट बिल आया तो इससे अधिकार दिया गया कि जो यूरोपीय है, जो यूरोप के लोग हैं, उनके जो मुद्दे हैं या जो उनके केस है वह भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं। तो इसके विरोध में कि भारतीय न्यायाधीश नहीं सुनने चाहिए जो यूरोपीय रहते इनके मामलों को, उनको केवल जो यूरोपीय जज है वही सुनेंगे यूरोपीय मामलों को। तो इसके विरोध में यह हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद। कर्जन की बात अगर करें तो इसके समय बंगाल विभाजन होता है 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की डेट थी और लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। इसके ही विरोध में हमने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। कलकत्ता के जो टाउन हॉल है वहाँ से, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी वहाँ। विलियम बेंटिंग के कार्यकाल की बात करें तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में राजा राममोहन राय की हेल्प से। विधि आयोग विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का निर्माण किया गया था जिसका अध्यक्ष मेकाले को बनाया गया था। कार्नवालिस की बात करें तो भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक कार्नवालिस है। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक भी कार्नवालिस है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रीड और कर्नल के द्वारा लागू की गई थी दक्षिण भारत में। और मालवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी उत्तर भारत में, पंजाब वाले क्षेत्र में। वेलेजली की बात करें तो यह सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि करने वाला भारत में कौन है? तो वेलेजली है भारत में सहायक संधि करने वाला। और प्रथम कौन सी रियासत थी जिसने, या प्रथम कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो जो हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला है। और अभी हाल ही में स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया है हैदराबाद का? तो 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया है हैदराबाद का। और 25 जून को अभी क्या घोषित किया है जो हमारा जो गृह मंत्रालय उसने, तो 25 जून को घोषित किया गया है संविधान हत्या दिवस के रूप में। चेम्सफोर्ड की बात करें, चेम्सफोर्ड इनके समय 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और 1919 के एक्ट से ही जो प्रांत हैं वहाँ पर द्वैत शासन लागू होता है। और 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाता है। और 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन लागू होता है। मिंटो की बात करेगा तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है जिससे सांप्रदायिक निर्वाचन की अनुमति दी गई थी। अर्थात जो प्रथम निर्वाचन का है, जो अलग निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, यह 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा दिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार। यही देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इस समय वायसराय कौन था? तो जो डफरीन इस समय वायसराय था।
इसके समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कैनिंग की बात करें अगर तो भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था, तो यह कैनिंग था। और 1857 की क्रांति भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। और जो महारानी विक्टोरिया थी उसका घोषणा पत्र इनके द्वारा इलाहाबाद में पढ़ाया गया था। जो घोषणा पत्र आया था जिसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों से सत्ता अब किसके हाथों चली गई थी, क्राउन के हाथों, अर्थात जो ब्रिटेन के महारानी है उसके अधीन चली गई थी। लिटन की बात करें तो वर्नाकुला प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के समय आया था। और लिटन को ही ओविन मेरिडिथ कहा जाता है, लिटन को ही ओविन मेरिडिथ कहा जाता है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था, विलियम बेंटिंग बना था। और भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था, तो यह कैनिंग था भारत का फर्स्ट वायसराय। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत रत्न यह कब प्रारंभ होता है, 1954 में प्रारंभ होता है। और भारत का यह सर्वोच्च सम्मान है। 2024 में 5 व्यक्तित्व को दिया गया है। देखते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में ये बिहार के सीएम रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी, एम.एस. स्वामीनाथन जी और पी.वी. नरसिम्हा राव। एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक है भारत में। और इनकी बेटी कौन है, सौम्या स्वामीनाथन है। उनको अभी हाल ही में जो केंद्रीय टीबी उन्मूलन जो संगठन बनाया गया है उनकी प्रधान सलाहकार बनाया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। पी नरसिम्हा राव ये हमारे प्रधानमंत्री थे। तो इन 5 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इस वर्ष 2024 में। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव। और जो चौधरी चरण सिंह इनका जन्मदिवस 23 दिसंबर को मनाते, इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस। पंडित बिरजू महाराज इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जो भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और ये कथक से संबंधित है। और इनका घराना कौन सा है, तो कालका बिंदादीन घराना भी कहा जाता है, कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है, या फिर लखनऊ घराना। सितारा देवी यह भी कथक नृत्यांगना है, सितारा देवी। खान अब्दुल गफ्फार खान इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनका कौन सा दल था, तो खुदाई खिदमतगार इनका दल था जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। और दूसरे व्यक्ति कौन है, विदेशी होते हुए भी भारत रत्न प्राप्त करने वाले, तो वह है नेल्सन मंडेला। कौन है, नेल्सन मंडेला। इनको दूसरे ऐसे विदेशी व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। राजा राम मोहन राय इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और भारत में पुनर्जागरण के पिता भी किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कि राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और मीरात उल अखबार इनका जो पत्र था कौन सा था, मीरात उल अखबार इनका पत्र था। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो जो अकबर द्वितीय है उसके द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी, इंग्लैंड ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु होती है। आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। और जो मीरातुल अखबार है वो राजा राम मोहन राय का था। ठीक है, ब्रह्म समाज इनकी महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, वेदों की ओर लौटो। और शुद्धि आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, यह भी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था, शुद्धि आंदोलन। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक कौन थी, तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश, यह दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी। ज्योतिबा फुले की बात करें, महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी ज्योतिबा फुले की। सुभाष चंद्र बोस 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और उनकी पुस्तक कौन सी थी, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी। और जो 1900 त्रिपुरी संकट हुआ था, जो त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। लेकिन गांधी जी के विरोध के बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ही वह व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा दी गई थी नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले।
और इनके द्वारा सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में इन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी और यह भारत का 41वां यूनेस्को धरोहर स्थल बना है शांति निकेतन, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बना गया था। और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो यहाँ पर स्थित है, यह यूनेस्को में शामिल पहली जो लिविंग हेरिटेज है वह है, और ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी। जो 42वां स्थल है वो कौन सा, हुइलेश्वर के मंदिर है कर्नाटक के। और 43वां स्थल अभी हाल ही में कौन बनाए, तो मोइदम बनाए। क्या बनाए, मोइदम बनाए। ये असम में जो अहोम साम्राज्य था उसकी कब्रें हैं, उनका जो कब्रिस्तान है वह है मोइदम। इसे अभी 43वें क्रम के रूप में शामिल किया गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में त्याग दी थी, तो जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि कब त्यागी थी, तो जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उससे पहले महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। दादा भाई नौरोजी, प्रॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। प्रॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और रफ्त गुफ्तार इनका पत्र था। रफ्त गुफ्तार किसका पत्र था, तो यह दादा भाई नौरोजी का था। और भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले देने वाले कौन थे, तो यह दादा भाई नौरोजी थे। भारत से धन का निष्कासन का सिद्धांत, अर्थात बिना किसी लाभ से भारत से विदेश में अर्थात ब्रिटेन में पैसा जा रहा है, वो कहलाता है क्या आपका, कि भारत से धन का निष्कासन हो रहा है बिना किसी लाभ के। तो यह सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था। स्वामी विवेकानंद की बात करें, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और इनका मुख्यालय कहाँ पर था रामकृष्ण मिशन का, तो वेल्लूर मठ में इसका मुख्यालय था रामकृष्ण मिशन का। स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी इनके गुरु के नाम पर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। CR दास इनके द्वारा, चित्रंदन दास इनके द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी CR दास द्वारा। 25 जून 1975 इसी दिन भारत में क्या लगा था, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। इसलिए अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गृह मंत्रालय ने 25 जून को। 23 जून 1884 को इस दिन ओलंपिक दिवस मनाते 23 जून को, क्योंकि जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून को होती है और इसका मुख्यालय लुसान है स्विट्जरलैंड में। 1896 में बात करें तो फर्स्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है यूनान एथेंस में प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 1896 में। और जो 1896 में प्रथम बार हुए थे, इसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया था महिलाओं के द्वारा। जो 1900 में हुआ था दूसरी बार पेरिस में ओलंपिक, यहाँ पर महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में। और अभी 2024 के ओलंपिक भी कहाँ पर समाप्त हुए, तो यह पेरिस में ही आयोजित हुए। तो पेरिस एकमात्र ऐसा देश हो गया, या पेरिस एकमात्र ऐसा शहर है, फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर 3 बार खेलों का आयोजन हो चुका है। 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है फ्रांस के पेरिस में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और पहली बार 2015 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। 2010 में अभी हमने 10वां जो योग दिवस है वो मनाया है 10वें नंबर का। और इस बार की थीम क्या थी 2024 में, स्वयं एंड समाज के लिए योग, इसकी थीम रखी गई थी। 17 जून की बात करें तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाते। 14 जून को रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है, क्योंकि इन्होंने A, B और O जो ब्लड है उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। अगर बात करें जो रक्त होता है उसका pH मान क्या होता है, तो 7.4 इसका pH मान होता है रक्त का, 7.4 pH मान होता है रक्त का। और रक्त क्या है, एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक। और रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त का परिवहन का कार्य करती है। ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस बार 11 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपके लिए समय निकाल कर, मतलब अपना समय भी बहुत देना पड़ता है इस क्लास को बनाने में। और इस क्लास को पहले लिखो, फिर खुद समझो और इसके बाद एक्सप्लेन करो, तब जाके कहीं क्लास में बनाता हूँ। तो काफ़ी मेहनत भी लगती है क्लास बनाने में। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कर्मबद्ध,
कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपके जो भी सुझाव है, या अगर क्लास अच्छी लगी है तो कृपया क्लास को लाइक अवश्य करें और कुछ कमेंट जरूर करके जाना। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते 8 जून को। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और 16 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1872 को ही इसकी स्थापना होती है नैरोबी केन्या में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ घटनाएं देखें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल की तराई में बुद्ध का। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। इन्होंने फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। और जो उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध को। अगर बौद्ध संगतियों की बात करें तो 4 बौद्ध संगतियाँ होती है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय और मोगलीपुत्री तिस्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के समय। और जो बौद्ध धर्म या जो बौद्ध शाखा है इसमें विभाजन हुआ और यह 2 शाखा हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। त्रिपिटक की बात करें जिसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक आते हैं त्रिपिटक के अंतर्गत। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो जो बौद्ध धर्म में अंगुनेत्र वहाँ पर हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी हमें भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद में से जो अश्मक महाजनपद थी ये दक्षिण भारत में स्थित थी, एकमात्र जनपद, और इसकी राजधानी पोतन या पोटडील थी। अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 8 जो महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे 16 महाजनपदों में से। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। पीसीकल्चर, मछली पालन को। वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी की कृषि करना। विटीकल्चर, अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। और एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कब आई थी, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में आई थी, प्रत्येक 2 साल के बाद आती है। इसे फर्स्ट बार 1987 में जारी किया गया था। और कहाँ से जारी किया जाता है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो विभाग है इसके द्वारा देहरादून से इसे जारी किया जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार यह रिपोर्ट आती है। 2021 में नवीनतम रिपोर्ट आई थी जो कि 70वें क्रम की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुल 1% कितना है, जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का प्रतिशत है, तो 6.15% वन है। और वृक्षों का आवरण कितना है, वृक्षावरण, तो यह 3.08% है, 3.08% है वृक्षावरण। और अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दे तो कुल कितना है, 9.23% है कुल वनावरण और वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में पूछे तो इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में वनों के क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, तो 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनों के क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की बात करें अगर तो मैक्सिमम वन कहाँ पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, सोनभद्र जिले में। और मिनिमम किस जिले में, क्षेत्रफल के आधार पर मिनिमम किस जिले में वन है उत्तर प्रदेश के, तो यह भदोही में, जिसका नाम अब संत रविदास नगर भी हो चुका है। प्रतिशत के आधार पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, प्रतिशत के आधार पर तो यह सोनभद्र जिले में ही है, सोनभद्र जिले में ही है प्रतिशत के आधार पर भी। और क्षेत्रफल के आधार पर भी सर्वाधिक सोनभद्र जिला है। और मिनिमम कहाँ है प्रतिशत के आधार पर, तो संत रविदास नगर जो भदोही है यहाँ पर भी प्रतिशत के आधार पर मिनिमम में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है वनों में, तो यह सहारनपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और मिनिमम वृद्धि कहाँ पर हुई है, सबसे कम वृद्धि यह सोनभद्र में हुई है, वनों के क्षेत्रफल में सबसे कम वृद्धि। पॉपुलेशन अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो सर्वाधिक पॉपुलेशन किस जिले की है, तो प्रयागराज की सर्वाधिक पॉपुलेशन है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, महोबा की न्यूनतम जनसंख्या है। अब जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़े देख लेते हैं। पॉपुलेशन में पहला स्थान किसका है, तो पॉपुलेशन में यूपी का पहला स्थान है भारत में। और मिनिमम कहाँ की है, मिनिमम सिक्किम की पॉपुलेशन है जनसंख्या। एरिया के हिसाब से देखिए, क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है एरिया की दृष्टि से।
अगर भारत में घनत्व देखें कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो मैक्सिमम घनत्व कहाँ का है, सर्वाधिक बिहार का है, और मिनिमम जनघनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। एसटी जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ पर निवास करती है, सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है एसटी की, अनुसूचित जनजाति की, तो यह मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पर एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करते हैं, मिजोरम में करते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर। और जो अनुसूचित जाति है यह जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और प्रतिशत के आधार पर एससी सर्वाधिक कहाँ पर है, यह पंजाब में। लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य का हमारा, तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। केरल और पुडुचेरी ऐसे दो हमारे, एक यूटी और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर क्या 1000 से भी अधिक यहाँ का लिंगानुपात है, केरल और पुडुचेरी का। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का। 1000 प्रति व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या के रूप में हम लिंगानुपात निकालते हैं। तो यह क्लास आज की ख़त्म होती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।